असल में जो कोड डिपेंडेंसी है जो इट इज़ नॉट ए फॉर्मल डायग्नोसिस, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी साइकाइट्री बुक, जैसे DSM-5 है, ICD-11 है। उनके अंदर अगर जिक्र किया गया है तो डिपेंडेंसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का जिक्र किया हुआ है, जैसे डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जो किसी हद तक कोड डिपेंडेंसी से रिलेट कर पाते हैं। लेकिन जो कोड डिपेंडेंसी ऑन इट्स ऑन टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली इन सच पेशेंट्स जिनके अंदर एडिक्शन का, मूड डिसऑर्डर का, किसी भी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर का सामना होता कोड डिपेंडेंसी बेसिकली रिलेशनशिप की जो है वो एडिक्शन है। यानी कि किसी इंसान का है। अपने लव्ड वन के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, विच कैन बी एनी वन, चाहे वो उनका बहन भाई है, चाहे कोई हम्म। स्पाउस है, कि आपको उनके साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाए जिसके अंदर आप अपनी ज़ात की नफ़ी करना शुरू कर दें। आप अपनी नीड्स को जो है आप अपनी जिस्मानी सेहत को, ज़हनी सेहत को कंप्रोमाइज़ करने लगें। हम्म। और अगर कोई फैमिली मेम्बर बीमारी के अंदर मुब्तला है तो आप भी उसके साथ हम रोगी हो जाएं। जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी और डिज़ीज़ के अंदर भी, तो इसमें भी उसी तरह का एक होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि एक्चुअली व्हाट इज़ कोडिपेंडेंसी। जिस तरह हमने इस सेशन का भी आगाज़ किया कि एक्सप्लेन करते हुए कि असल में जो कोडिपेंडेंसी है क्या, वो असल में बीमारी है क्या, उसमें अलामतें क्या आती हैं और किस तरह वो बनती है। जब ये हम फैमिलीज़ को बताते हैं कि ये बिहेवियर्स कितने डिसेबलिंग हैं, कितने डिसफंक्शनल हैं, तो तब उनकी अवेयरनेस के बारे में इंक्रीज़ होती है। सेकंड पार्ट है आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे क्या उनके एलिमेंट्स हैं, कौन से सिम्टम्स उनके अंदर आ रहे हैं। हो सकता है कि सब जितने हमने जो एलिमेंट्स गिनवाए, कोडिपेंडेंसी के, स्लो सेल्फ इस्टीम, बाउंड्रीज़ के इश्यूज़, डिपेंडेंसी, एंग्जाइटी होना, और ये सारी बातों में हो सकता है कि सारी की सारी प्रेजेंट ना कर रही हों, कुछ सिम्टम्स हों जो उनमें हों और कुछ इस तरह के ना हों। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद कादरी है एंड आई एम योर होस्ट। आज के शो में आपका वेलकम। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, जिसमें आप सवाल पूछते हैं और हम आपके लिए जवाबात लेके आते हैं। तो इसी तरह आज के दिन भी हमारा जो प्रोग्राम है, जिसमें आपने हम तक अपने सवालात पहुंचाए और जो सवाल आपने किए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को एक बार दोबारा रिमाइंडर देता जाऊँ कि जो क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं, वो थ्रू लाइव फेसबुक कमेंट सेक्शन, यूट्यूब कमेंट सेक्शन, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप वॉइस कॉल भेज सकते हैं, आप वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, ताकि जिस तरह भी, जिस तरीके से भी आप अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ, हम अपने शो में उसको इंक्लूड करें, अपने शो का टॉपिक बनाएँ और आपके जो कंसर्न्स हैं, आपके जो सवालात हैं, उनको अ, इनके जवाबात आप तक पहुँचाएँ। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं जसपाल साहब, तो खुशामदीद थैंक जसपाल यू। साहब। एंड हमारा जो आज के टॉपिक है, वो भी कोडिपेंडेंसी का है, हम रोगी हो जाना। तो इसके मुतल्लिक थोड़ा-सा हिस्ट्री अगर जानी जाए, असल में जो कोडिपेंडेंसी है जो इट इज़ नॉट ए फॉर्मल डायग्नोसिस, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी साइकाइट्री बुक, जैसे DSM-5 है, ICD-11 है। उनके अंदर अगर ज़िक्र किया गया है तो डिपेंडेंसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का ज़िक्र किया हुआ है, जैसे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जो किसी हद तक कोडिपेंडेंसी से रिलेट कर पाते हैं। लेकिन जो कोडिपेंडेंसी ऑन इट्स ऑन टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली इन सच पेशेंट्स जिनके अंदर एडिक्शन का, मूड डिसऑर्डर का, किसी भी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर का सामना होता है। क्योंकि इससे ना सिर्फ जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनकी अपनी लाइफ अफेक्ट हो रही होती है, बल्कि जो पर्सन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के साथ होता है, उसकी अपनी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर ज़्यादा इनेबल हो रही होती है, ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही होती है। उसे नशो-नुमा मिल रही होती है, जो बीमारी को बढ़ाती है और बीमारी को बीमारी ही अ अ, रखती है। तो हमने इसको डिस्कस करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरत होती है कि फैमिलीज़ को तक पहुँचाया जाए कि असल में ये
कोडिपेंडेंसी एक्चुअली में है क्या? तो यहीं से आगाज़ करते हैं कि जसपाल साहब, जो एक रिलेशनशिप के मसाइल कोडिपेंडेंसीज़ कोडिपेंडेंसी को कहा जाता है, तो असल में ये है क्या? इसकी डेफ़िनेशन क्या बनती है? कि कोडिपेंडेंसी जो है जी, जैसे आपने बाकी हम डिजीज़ को देखते हैं, साइकियाट्रिक इलनेसेस को देखते हैं या अदर जो डिजीज़ होती हैं, ज़हनी अमराज जो रहते हैं। कोडिपेंडेंसी बेसिकली रिलेशनशिप की जो है वो एडिक्शन है। यानी कि किसी इंसान का हुँ, अपने लव्ड वन के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, व्हिच कैन बी एनीवन, चाहे वो उनका बहन-भाई है, चाहे कोई हुँ, स्पाउस है, कि आपको उनके साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाए जिसके अंदर आप अपनी ज़ात की नफ़ी करना शुरू कर दें, आप अपनी नीड्स को जो है आप अपनी जिस्मानी सेहत को, ज़हनी सेहत को कंप्रोमाइज़ करने लगें, हुँ, और अगर कोई फैमिली मेंबर बीमारी के अंदर मुब्तला है, तो आप भी उसके साथ हम रोगी हो जाएँ। सो कोडिपेंडेंसी को अगर उर्दू में हम ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है हुँ, कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी नहीं, हमरोगियत। कि हाँ, आप अपने लव्ड वन की बजाय हेल्प करने के, आप जो है उसके साथ एक बीमार रिश्ते के अंदर जुड़ जाते हैं, और जब आपका लव्ड वन खुश होता है तो उससे आपको खुशी महसूस होती है, जब वो गम के अंदर होता है तो आप भी उसी कैफियत के अंदर रहते हैं। सो एक चीज़ तो नेचुरल है कि जब हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर किसी तकलीफ़ में होता है तो हम तकलीफ़ से दो चार खुद भी होते हैं। हुँ, लेकिन कोडिपेंडेंसी के अंदर ये चीज़ डिफरेंट रहती है कि आप ना चाहते हुए भी उस साइकिल को तोड़ नहीं पाते। आप हुँ, ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि आपका अपने प्यारे के साथ कोडिपेंडेंट हो जाना, हम रोगी हो जाना, उसको किसी भी सूरत फ़ायदा नहीं देता। और इसके पीछे हमारी बहुत सारी सदियों से हमारी लर्निंग भी है। जब हम मोहब्बत को, प्यार को डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके पीछे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं कि अगर आप हुँ, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसकी सारी ज़िम्मेदारी खुद उठा लेते हैं। जैसे माँ-बाप अपने बच्चों के हवाले से, कि एक ख़ास एज तक तो बच्चों को ज़रूरत होती है कि पेरेंट्स उनके काम-काज, उनकी चीज़ों को जो है वो डील करें, उनको हेल्प आउट करें। लेकिन जब बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उस वक़्त भी वालिदैन का बच्चों को इनकरेज ना करना कि वो अपने काम-काज खुद करें, बिल्कुल। और उनकी ज़िम्मेदारी खुद उठा लेना, हुँ, और तो ये कोडिपेंडेंसी के ज़िम्मे में आता है। फिर इसी से हुँ। आगे कुछ ये बिहेवियर्स हैं जो निकल एक्सेसिव के आते हैं। केयर टेकिंग का जो बिहेवियर एक होता है कि फैमिलीज़ को लगता है कि ये अगर हम इनका काम करेंगे नहीं तो मे बी ये अपना काम कर नहीं पाएँगे। जब तक हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो इनकी केयर कोई और कर नहीं सकता। बेसिकली यही कि ओवर फीडिंग की जा रही होती है, और वालिदैन ये क्यों कर रहे होते हैं? खुद की तसल्ली के लिए, ताकि वो उनको ये सैटिस्फैक्शन मिले कि वो अच्छे माँ-बाप हैं, और जो पेरेंट्स की मोहब्बत है वो हुँ, उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। लेकिन ऐसी मोहब्बत जो कि आपके प्यारे को उसकी ज़िम्मेदारी ना उठाने दे, वक़्त हुँ, गुज़रने के साथ-साथ मेंटली वो उसको पैरालाइज़ करती है। बिल्कुल। वो बजाय कि अपने पोटेंशियल्स को पहचाने और अपनी ज़िंदगी के अंदर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़े, वो फिर किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो हुँ, रह जाता है। बिल्कुल। जो दूसरा एस्पेक्ट है जैसे आपने बता रहे हैं कि जो कोडिपेंडेंट पर्सन होगा उसकी सेल्फ एस्टीम का बहुत ज़्यादा इशू होगा। वो शेम में रहेगा, वो खुद को भी समझता है कि मे बी मेरी जो इतनी है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, जब तक मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, किसी और की देखभाल नहीं करूँगा, तब तक मेरी भी कोई इज़्ज़त इतनी कोई नहीं बन सकती। बिल्कुल, देखें, जब हम सोशलाइज़ेशन की बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारी सोशलाइज़ेशन का इंस्टीट्यूट है वो हमारा घर है। हुँ, उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं, बाकी हमारे जो ज़िंदगी के मामलात हैं, जिन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं। तो हमने खुद को सबसे पहले जो हमने खुद की डेफ़िनेशन सीखी होती है कि एज़ अ ह्यूमन हम क्या हैं, वो हमारे रोल्स होते हैं। हमारे घर के अंदर एज़ अ हुँ, ब्रदर, एज़ अ सन, एज़ अ फादर, एज़ अ मदर, तो ये जो रोल्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि हम कैसे हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं रोल्स के हवाले से, कि अगर मुझे लोग हुँ, कहते हैं, अप्रूवल मिलता है लोगों की तरफ से कि मैं अच्छा हुँ। वालिद हूँ, तो ही इसका वैलिडेशन मतलब अगर है। मिलती है। एग्ज़ैक्टली, तो ही हम समझते हैं कि हुँ, मैं कोई अच्छा फ़ादर हूँ या मैं अच्छा भाई हूँ। तो ये जब हम अपनी ज़ात को डिफ़ाइन दूसरों को हुँ, ये इजाज़त देते हैं कि वो हमें डिफ़ाइन करें, और हम अपने रोल्स के अंदर अपनी अच्छाई को तलाश करना शुरू कर देते हैं, हुँ, तो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी बस हो जाती है। हुँ, क्योंकि कितना ही आप जो है उस लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो स्टैंडर्ड्स आप आस-पास से सुनते हैं उनके मुताबिक हुँ, चल सकते हैं, और अपनी ज़ात से कभी तक आप भाग पाएँगे। तो हुँ, अल्टीमेटली जब आप ये देखते हैं कि आप तो अपने हिस्से का काम करते हैं, आप तो किसी रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट हुँ, करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो इमोशनल है, हुँ, बट जो आपका दूसरा लव्ड वन है उसकी तरफ से वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हुँ, तो आपके रिलेशनशिप के अंदर रिजेंटमेंट्स,
तल्खियाँ हुँ। पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, जो रिलेशनशिप 50-50 होना चाहिए था, वो कोडिपेंडेंट पर्सन का तो 99 1% होता है, कि वो 99% गिव इन कर रहे होते हैं रिलेशनशिप के अंदर और अगले पर्सन से मसा-मसा ही 1% पूरा करवाते हैं। तो इसी तरह एक तो ये वैलिडेशन का भी उनको बहुत होता है, दूसरा पीपल प्लीज़िंग उनकी बहुत चलती रहती है, कि अगर थोड़ी-सी भी कहीं पे बहस आ गई, कहीं पे कोई लड़ाई आना शुरू हो गई, वहीं पे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अगले बंदे की बात मान ली और जी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि पीछे एहसास कमतरी जैसे आपने कहा हुँ, कि लो सेल्फ एस्टीम होती है पीछे, तो हम अच्छा दिखने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए फिर हम पीपल प्लीज़िंग की तरफ जाते हैं कि हुँ, हम लोगों को खुश करें कि वो हमसे खुश हों और इसी के अंदर हमें अपनी सेल्फ वर्थ महसूस होती है। बिल्कुल। और ये जो सिचुएशन ये मेंटालिटी जो है जो पीपल प्लीज़िंग की है ये लूज़ विन मेंटालिटी है हुँ, कि आप अपने राइट्स को वायलेट होने देते हैं। आप ये नहीं समझते कि आपके क्या नीड्स हैं, आप क्या चाहते हैं अपने हुँ, रिलेशनशिप में या दूसरे इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हुँ, आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे ही पूरा उतरते रहते हैं और पे दर पे आप कुर्बानियाँ देते चले जाते हैं एक रिलेशनशिप के अंदर, जो आप और इसी से आपको हुँ, लगता है कि शायद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ, लेकिन जो इंसानी दिमाग है उसका डिज़ाइन इस तरह से है कि ये जो रिलेशनशिप के अंदर टू वे ट्रैफ़िक जो है उसको वेलकम कहता है। बिल्कुल। तो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जब आपको दूसरे इंसान की तरफ से वैसा हुँ, रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप दुःख से दो-चार होते हैं हुँ, और आप फिर आउटबर्स्ट होता है आपके गुस्से हुँ, का। बिल्कुल। तो ये इस तरह इवन से दो कि अगर आप अपने ज़्यादा बोलें ना, अपने अंदर ही रखते रहें, दिल में ही रखते रहें बात, लेकिन एक टाइम आएगा जैसे आपने कहा ना आउटबर्स्ट होता है फिर। वो फिर इस तरह नहीं होता कि एक छोटी-सी बात हुई, कोई झगड़ा हो गया, तो एक उस दिन की बात करेंगे। वो पिछला जितना एमो उन्होंने रखा होता है, दिल में रखा होता है, वो सारा का सारा फिर एक ही दिन में निकाल देते हैं। तो इससे फिर प्रोवोकिंग वाला एलिमेंट भी आना शुरू हो जाता है। अभी हम ये जो आपने बात की कि सैक्रिफाइसिंग वाली, इसका कल्चरल भी काफ़ी इम्पैक्ट है हमारी अ, सोसाइटी के अंदर। जैसे स्टोरीज़ हैं हीर रांझा की, रोमियो जूलियट की, कि जिसके अंदर एक बंदे ने अपनी लाइफ़ कुर्बान कर दी अगले पर्सन के लिए और इनको काफ़ी रोमांटिसाइज़ किया जाता है। फैंटेसाइज़ करते हैं लोग। फैंटेसाइज़ किया जाता है बिल्कुल, कि ये है ही ट्रू लव तो है ही ये कोडिपेंडेंसी। रुलते गया पर चस भरी आई है। रुलना ही तो है सारा लव। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स रखे जाएँगे तो तभी फ़ायदा होगा, तभी दोनों पार्टीज़ को कोई ना कोई बेनिफिट होगा। और जब बीमारियाँ साथ में आ जाती हैं, तब तो बिल्कुल भी कोडिपेंडेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है कि इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ बढ़ाव-चढ़ाव मिलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमारी को ही मिलेगा। तो इसी तरह जो एक पीपल प्लीज़िंग है, लो सेल्फ एस्टीम है, वैलिडेशंस माँगना, उसके साथ-साथ इनकी जो को-डिपेंडेंट पर्सन्स होते हैं, उनकी बाउंड्रीज़ बहुत पुअर होती हैं। ना होने के कह लें कि मुतरादिफ ही होती हैं कि वो किसी और के साथ किसी को नो नहीं कह सकते। किसी को नो कह दिया तो मतलब कि बस ख़त्म, लाइफ़ ख़त्म। अगले को एक बार नो कह दिया तो अगली 5-10 येस जब तक कह नहीं देंगे, तब तक उनकी दिल में सुकून नहीं आएगा। कंपनसेटरी बिहेवियर्स की तरफ हम जाते हैं, जब हुँ, हम किसी को नो ना कह पाएँ और किसी मौके अगर हमने नो कह दी है, तो जो कोडिपेंडेंट पर्सन होगा, वो बार-बार गिल्ट में जाएगा, उसे शेम हुँ, में मुब्तला हो जाएगा वो, कि शायद मैंने उसे हर्ट कर दिया है। इतना शायद हुँ, चाहे वो कोई इंसान नो सुन के वो खुद हर्ट ना हुआ हो, लेकिन हुँ, जो इंसान जिसने नो बोला है उसको, वो अंदर ही अंदर जो है यही अज़्यूम करता रहेगा कि शायद उसको बुरा लग गया मेरी बात का, तो वो हुँ, रूमिनेट करता जाएगा इस थॉट के ऊपर। और इससे बिल्कुल। पहले जो आपने बात की कि हमारे कल्चरली भी बहुत बड़ा एक हुँ, फैक्टर है कि जो कोडिपेंडेंसी जिसको नर्चर किया जाता है, जैसे म्यूज़िक के अंदर भी आप देख लें हाँ, और जो हम बचपन से सुनते हैं कि अपने लिए भी जीना कोई जीना है, जीना तो वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए। हुँ, सो यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप पोएट्री के अंदर देखते हैं, म्यूज़िक के अंदर देखते हैं, जिसमें अपनी ज़ात को जो है उसकी नफ़ी की जा रही होती है। बिल्कुल, कि अपनी ज़ात को बिल्कुल ही तबाह करते हुए, उसको साइड पे करते हुए दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा जा रहा होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किसी को वही कुछ दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो हुँ, अगर हम खुद ही अपनी ज़ात में सैटिस्फाइड ना हों, पीपल प्लीज़िंग के ज़रिए अपने आप को कंप्लीट फ़ील कर रहे हों, लोगों को येस मैन बने हों अपनी ज़िंदगी में, हुँ, तो हम दूसरे लोगों को भी बड़ा टेम्परेरीली खुशी दे सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग जो है उस खुशी का दारोमदार इसी चीज़ पे है कि हुँ, आप अपनी नीड्स को भी जानें, आप अपने राइट्स को भी जो है पहचानें। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ-साथ एक एलिमेंट होता है कि उनको कंट्रोल बहुत चाहिए होता है। एक तो उनको लगता है कि शायद उनकी वजह से ही अगला पर्सन खुश रह सकता है,
सोबर रह सकता है, मतलब अगर रिकवरी के अंदर आ गया है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही हैं जो अगले पर्सन को सोबर रख सकते हैं, उसको खुश रख सकते हैं। तो उनको वो एक कंट्रोल चाहिए होता है, कंट्रोल सीकिंग बिहेवियर उनका बन जाता है। जैसे पुलिसिंग भी इस इसके अंदर आना शुरू हो जाती है कि अगर बंदा वॉशरूम में गया है, तो कान लगा के देख लें, सुनना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई कोई सिगरेट तो नहीं नशा पी तो नहीं रहा, कोई कर नशा रहा। तो नहीं कर रहा, कोई बाहर गया है गेट तक, तो विंडो से देखना कि किससे मिलने गया है, कोई आया तो नहीं है, कोई फ्रेंड है, कौन आया है, कहाँ पे जा रहा है। तो ये बिहेवियर कंट्रोलिंग बिहेवियर फिर बहुत बन जाता है। बार-बार पूछना उनसे, अच्छा आप ठीक हो? खाना खा लिया? क्यों नहीं खाया? सोना है? अच्छा नींद आ रही है? अच्छा नींद क्यों नहीं आ रही? ये बिहेवियर फिर उनका बनना शुरू हो जाता है। कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो दूसरा इंसान है जिस पे वो को डिपेंडेंट होते हैं, हुँ, कि उसकी सारी ज़िंदगी का जो बोझ है उन्होंने खुद उठाया हुआ है। बिल्कुल। और वो क्योंकि वो सामने वाले को उस काबिल नहीं समझते कि उस पे हुँ, ज़िम्मेदारी वो डालें या एट लीस्ट उससे उस बारे में बात करें। हुँ, तो वो सारा कुछ कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ये खुद को ये परसीव करते हैं कि वो बेस्ट कर सकते हैं, और हुँ, दूसरा वो शायद अपना ख़्याल उस तरह से कर नहीं सकता। जैसे वालिदैन अक्सर अपने बच्चों के हवाले से खाने-पीने को लेके, स्कूलिंग को लेके बहुत हुँ, ज़्यादा जो है कॉन्शियस होते हैं कि भई इसने ये किया कि नहीं किया। बजाए कि बच्चे को एम्पावर किया जाए, उसे बताया जाए कि जो आप स्कूल जाते हैं, दरअसल इस इसका हुँ, आपकी ज़ात को फ़ायदा है। और हुँ, बच्चे भी इस एटीट्यूड के साथ फिर आते हैं हुँ, कि हुँ, जब स्कूल से वापसी होती है तो बैग इस तरह से फेंकते हैं जैसे वो वालिदैन का कोई काम करके आए हैं। बिल्कुल। तो वालिदैन को जो अपना लव है उसको देखना पड़ेगा कि वो लव को क्या अपनी रीडिफाइन करते हैं अपनी हुँ, ज़िंदगी में, या रवायती तौर पे जो कोडिपेंडेंसी नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंची है, वो उसी साइकिल के अंदर हुँ, ज़िंदगी गुजारते हुए खुद भी ज़हनी तौर पे परेशानी में मुब्तला हुँ, रहते हैं। और जब उनको अपने मुताबिक चीज़ें होती महसूस नहीं होती, हुँ, तो वो एडेड जो है फैक्टर है जिस पे वो काफ़ी अजियत से दो चार होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ-साथ वैसे कोडिपेंडेंट पर्सन अपने लव्ड वन को अपने से दूर तो होने नहीं देता। लेकिन इन केस अगर वो इलाज के अंदर आ जाएँ या फिर उन्हें किसी ट्रिप पे जाना पड़ जाए, तो फिर उनकी सूरत-ए-हाल देखने वाली होती है कि वो उनके उनसे रहा नहीं जाता, उनसे सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, जब तक वो अपने लव्ड वन को देख ना लें। अगर ट्रिप पे गए हुए हैं, तो ट्रिप से कॉलिंग करेंगे, वीडियो कॉल्स करेंगे कि भई एक बार शक्ल देख लें, तब खाना खा लें। उनसे पूछेंगे वही बात कि खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया? जब तक वो अगला पर्सन नहीं कहेगा कि हाँ भई खाना खा लिया है, मैं आराम से हूँ, मैंने सो लिया है, सुकून कर लिया है, रेस्ट कर लिया है, तब जाके वो अपना खाना खाएँगे, तब जाके वो अपनी नींद पूरी करेंगे। इसी तरह जब इलाज में पेशेंट्स आते हैं, तो फैमिलीज़ कहती हैं, जो को-डिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमसे तो अब रहा नहीं जाता। अब हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं काम करने के लिए। अगर ये अपने काम खुद करना शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारे काम तो ख़त्म हो जाएँगे इस तरह। या जब से ये इलाज में आया है तब से मैं नींद भर के सोई नहीं या सोया हुँ, नहीं। ये और जब आएगा तभी मैं सो सकूँगी। तभी लाइक अगर कोई फेस्टिवल है जैसे ईद का हुँ, त्योहार है या बाकी जो फेस्टिवल्स हैं, वो उसके बारे में कहेंगे कि हमने तो अच्छे से सेलिब्रेट ही नहीं किए क्योंकि बिल्कुल। आप यहाँ पे थे। सो ये जो मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट जो हमने नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचा है, वो कुछ ऐसा ही है हुँ, कंटेमिनेटेड, कि हम समझते हैं कि अगर जब तक हमारा लव्ड वन जो है वो ठीक नहीं होता, जब तक वो बेहतर पोजीशन में नहीं होता, तो हम अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट किसी भी एतबार से नहीं करेंगे। सो हुँ, कोडिपेंडेंसी वैसे तो हर घर के अंदर, हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं इसके आपको आंसर नज़र आते ही हैं। लेकिन जब बात करें डिज़ीज़ेज़ की, साइकियाट्रिक इलनेसेस की, ख़ास करके ड्रग एडिक्शन की, तो उसमें जब पेशेंट जो है वो आता है हमारे पास ट्रीटमेंट में, तो हुँ, जो फैमिली मेंबर जो कि कोडिपेंडेंट होता है उसके ऊपर, उसका वो बड़ा वाज़िया तौर पे प्रोमिनेंटली उसको देखा जा सकता है। उसकी बातचीत से, भई इसने खाना खाया कि नहीं खाया? आप इसके पास ही होते हैं कि नहीं होते? सो बार-बार जो है वो आपसे वैलिडेशन लेंगे, बार-बार आपसे पूछेंगे कि अब किस तरह उनकी कंडीशन। सो वो खुद हुँ, बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ से दो-चार होते हैं, इमोशनली वो डिस्टर्ब होते हैं, एंग्ज़ायटी का उनको मसला होता है कि वो अपने लव्ड वन को उसकी राइट डायरेक्शन में हेल्प जो है हुँ, उसको नहीं कर पा रहे होते ट्रीटमेंट में आने से पहले। और जब वो हुँ, ट्रीटमेंट में आ जाता है तब भी वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी तसल्ली होती है, प्रोफ़ेशनल्स भी उनको फ़ॉलो करते हुँ, हुए वैसा करने की तरफ जाएँ। ट्रीटमेंट जो है वो डिज़ाइन ही वैसा किया जाए, जैसा कि को-डिपेंडेंट फैमिली मेंबर कहता है। बिल्कुल। सो ये काफ़ी एक पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है किसी भी को डिपेंडेंट के लिए। लेकिन जब तक वो इसको नहीं पहचानते कि इस तरह के पैटर्न जो है वो किसी सूरत ना आपको सर्व करते हैं, ना ही आपके हुँ, लव्ड वन को जो कि बीमारी के अंदर है उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं।
तब हुँ, तक जो है काफ़ी मुश्किल का जो सामना रहेगा। बिल्कुल। तो ये कुछ सिम्पटम्स थे जो एक कोडिपेंडेंट पर्सन के अंदर डेवलप होते हैं, जो उनमें देखने को मिलते हैं। हमने भी देखा कि किस तरह क्या-क्या सिम्पटम्स, क्या-क्या तरीके से कोडिपेंडेंसी शो होती है फैमिलीज़ के अंदर। तो जसपाल साहब, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये आती कहाँ से है? क्या कोई इसके पीछे कोई चाइल्डहुड ओरिजिन है? क्या बचपन से ही ये कोडिपेंडेंसी की बुनियादें बनना शुरू हो जाती हैं, या लेटर ऑन इन लाइफ में ये प्रेज़ेंट करती हैं? कोडिपेंडेंसी देखिए हमें समझना पड़ेगा कि जैसे एक बच्चा दुनिया में आता है, तो सबसे पहले जो इंसान का सफ़र है दुनिया में वो स्टार्ट होता है डिपेंडेंसी पे से, हुँ, कि वो अपने हर काम के लिए किसी पे डिपेंड करता है, अपनी वालदा पे डिपेंड करता है, अपने फादर पे डिपेंड करता है। तो अगर ये रिलेशनशिप जो है डिपेंडेंसी का जो है ख़ास हद तक जो है चलता रहे, जब तक बच्चे को ज़रूरत है, तो उसके बाद फिर बच्चे के अंदर आती है इंडिपेंडेंस, कि यानी कि वो हुँ, अपने काम काज डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उनको वो करने लगता है। लेकिन वो सारी चीज़ों के हवाले से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चे को इनकरेज करें, वो उसे इस काबिल समझे कि वो एज अ इंडिविजुअल अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है निभा हुँ, सकता है। जब वो देखना शुरू करें कि बच्चा अपने फ़राइज़ निभा सकता है, तो छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ बच्चे के ऊपर डालना शुरू कर दी जाएँ। लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए, अगर फैमिली मेंबर ऐसा नहीं करते, तो उससे बच्चे के अंदर जो है एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो कम होती चली जाती है। तो हुँ, डिपेंडेंसी से ये सफ़र शुरू होता है, इंडिपेंडेंसी की तरफ बच्चा जो है वो बढ़ता है। और इंडिपेंडेंसी जो है उसके बाद जो आइडियली जो स्टेज आनी चाहिए वो होती है इंटरडिपेंडेंस। लेकिन जो कोडिपेंडेंसी है वो उसके बीच में फ़ॉल करती है। कोडिपेंडेंसी ऐसी स्टेज जिसके अंदर कोई एक फैमिली मेंबर दूसरे के ऊपर जो है कोडिपेंडेंट हो जाता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठाता है, जिसका हमने काफ़ी तफ़सील से पहले भी ज़िक्र किया कि क्या-क्या हुँ, बिहेवियर्स के अंदर हम फैमिलीज़ के अंदर देखते हैं वो चीज़ें, कि वो कोडिपेंडेंट होती हैं। और ये अटैचमेंट जो होती है अपने बच्चे के साथ, उसको ना समझ पाना कि किस हद तक जो है वालिदैन को बच्चों के साथ अटैच होना चाहिए और किस हद तक उन्हें जो है डिटैचमेंट की ज़रूरत है। हुँ, कि कोडिपेंडेंसी को समझने के लिए आपको केयर टेकिंग और केयर गिविंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कि केयर टेकिंग क्या होती है कि आप जब किसी इंसान को इस काबिल देखें कि वो अपना काम कर सकता है, फिर भी आप उसका काम खुद करते चले जाएँ। बिल्कुल। और केयर गिविंग क्या होती है कि जब आप देखें कि जैसे कोई बीमार है, किसी को कोई ऐसा हुँ, इश्यू है जिसमें वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता और उसे आपकी नीड है, तो वहाँ पे आप सपोर्टिव रोल में उसके साथ आते हैं। लेकिन जो केयर टेकिंग है उसका मतलब ये होता है कि आप सारी ही ज़िम्मेदारी उस इंसान की खुद उठा लेते हैं। सो हुँ, डिपेंडेंसी से सफ़र शुरू होता हुआ इंडिपेंडेंसी की तरफ जाता है, और ये ग्राफ आगे हेल्दी तभी होता है अगर हम इंटरडिपेंडेंसी की तरफ जाएँ, जिसमें ताल्लुकात का लेन-देन दो तरफ़ा रहता है। लेकिन बीच में एक कोडिपेंडेंसी जो है वो आ जाती है, और उसके जो सिम्पटम्स हैं वो हमने काफ़ी जो भी डिस्कस की कि किस तरह से जो है लव्ड वन के ऊपर हुँ, कोडिपेंडेंट होते हुए उसे बजाय इनकरेज करने की सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद ही उठा ली जाती हैं। हुँ, बिल्कुल। तो यही है कि बुनियादें जो हैं इसकी चाइल्डहुड से ही आ रही होती हैं। इसमें थोड़ा-सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ जो फैमिलीज़ होती हैं, एडिक्शन की फैमिलीज़ बेसिकली, जिनके अंदर देखा जाता है कोई अल्कोहलिज़्म का है, कोई पैटर्न चल रहा है, या कोई कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का पर्सन है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या डिप्रेशन हो गया, जिसके अंदर पेरेंट अफ़ेक्टेड है। तो जो चाइल्ड है, जो उस फैमिली के अंदर अपनी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी जो चाइल्डहुड गुज़र रहा है उसका, तो वो एक अब्यूसिव हो सकता है एक साइड पे। मतलब अगर उसने कोई रोया, तो हो सकता है कि पेरेंट इतनी सेंसेस के अंदर ना हो, खुद भी इतना अफ़ेक्टेड हो कि वो फिर फ़िज़िकल अब्यूज़ की तरफ जा हाँ, सके। यानी कि इनकंसिस्टेंट इमोशनल जो है अवेलेबिलिटी। बिल्कुल, इनकंसिस्टेंट इमोशनल अवेलेबिलिटी, कि कभी हद से ज़्यादा प्यार आ रहा है, कभी वर्बल अब्यूज़ आ रहा है, कभी फिज़िकल अब्यूज़ आ रहा है, कभी डाँट पड़ रही है, कभी मार पड़ रही है, कभी गिफ्ट्स लेके आए जा रहे हैं। तो ये इनकंसिस्टेंट जो बिहेवियर है, उससे चिल्ड्रन की लाइफ़ भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। दूसरी साइड पे उनको जो उनकी इमोशनल नीड्स हैं, वो नेग्लेक्ट हो रही होती हैं। उनको वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रही होती। इसमें ज़्यादा वो शेम भी इंड्यूस की जा रही होती है कि कोई सवाल नहीं करना, कोई इधर-उधर की बात नहीं करनी, कोई ना नहीं करनी, या जो मैंने कर दी कंपैरिज़न है। वगैरह भी किया जाता है। कंपैरिज़न वगैरह भी बहुत किया जाता है कि वो अब वो देखो बाकी बिल्कुल ठीक हैं, तुम ऐसे क्यों हो?
तुम बात नहीं सुनते, तुम बुरे हो। तो इस तरह के एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। हुँ। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो है, जो चाइल्डहुड एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा हुँ, इम्पैक्ट करता है, हुँ। जो ख़ास और करके जो आपका अटैचमेंट स्टाइल होता है अपने पेरेंट्स हुँ। के साथ वो। और इसमें वो जो बच्चा है वो समझ जाता है कि मैंने अपनी जो है इमोशंस को अंदर ही रखना है, उनको इज़हार नहीं करना, उनको एक्सप्रेस नहीं करना। अपनी जो इमोशंस को वो सीख लेता है कि कैसे मैं इनको दबा के रख सकता हूँ। तो इससे उसकी जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसको बहुत मुश्किल आती है उसके बाद। हुँ। सो बिल्कुल ये जिसकी यानी कि चाइल्डहुड वुंड्स जिन्हें हम कहते हुँ, हैं कि अटेंशन का ना मिलना, इमोशनली इनअवेलेबिलिटी फैमिली की, पेरेंट्स की होना, ये सारी हुँ, चीज़ें जो हैं ये आगे चल के इस तरह के हुँ, इमोशनल जो इश्यूज़ हैं वो कॉज़ करती हैं। बिल्कुल। और जो एडिक्शन की भी अगर हम बात हुँ, करें, जिसके काफ़ी सारे हुँ, फैक्टर्स हैं, बिहेवियरल अपना एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, तो उसके अंदर ये एक भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है कि कनेक्शन। हुँ, मैं एक टेड टॉक सुन रहा था जिसके अंदर एडिक्शन के हवाले से बात की जा रही थी, और उसमें जो अहम बात की गई वो ये कि अगर हम एडिक्शन का ऑपोजिट वर्ड देखें ना कि क्या है, तो वो है कनेक्शंस। जिस बंदे के कनेक्शंस हुँ, नहीं होते, जिस बंदे की अपनी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग ना हो, बिल्कुल। या बचपन से ही जो नेग्लेक्टेड रहा हो, तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है कि हुँ, अगर लेटर ऑन जाके ऐसे इंसान को जिसकी फिर मूड की फ्लक्चुएशंस का आना, ये सारी चीज़ें फिर आगे पाइल अप होती हुई इस तरफ जा सकती हैं, तो बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। हुँ। और इसी तरह फिर इस जो बच्चे में है जिसने सीख लिया है कि भई मैंने तो अपने जो इमोशंस हैं अंदर ही रखने हैं, तो वो जब वो बड़ा होता है, जब टीनेज में जाता है, तो तब उसको फिर वो वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसे समझ लगती है कि मैं अपने लिए कुछ करूँगा, वो तो इधर-उधर की बात ही है, उसमें तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक मैं किसी और के लिए कुछ नहीं करूँगा, तब तक मैं अच्छा बंदा नहीं हूँ। जब तक मैं किसी और का ख़्याल नहीं रखूँगा, उसकी बात नहीं मानूँगा, उसके लिए केयर टेकिंग नहीं करूँगा उसकी, तो तब तक मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इससे वो डेवलप होना शुरू हो जाता है कि मेरी वर्थ उतनी ही है, जो मैं काम किसी और के लिए करता हूँ। यहाँ से वो कोडिपेंडेंसी एक तरह से उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है और वन्स दे बिकम द पेरेंट, तो फिर हुँ। वो तो क्या समझते हैं कि ये तो अब मेरे लिए, तो मेरा अपना है, दिस इज़ माय ओन ब्लड, इसके लिए तो मैंने करना है। जो पूरी लाइफ़ मैं दूसरों के लिए करता रहा हूँ, इसके लिए मैं नहीं करूँगा तो और किस लिए और किसके लिए करूँगा? बिल्कुल, वांट टू बी नीडेड वाली जो सेंस है वो पेरेंट्स हुँ, के अंदर डेवलप होती है, फिर हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता जो आपने ज़िक्र किया कि फिर दूसरों के लिए करके ही अपने आप में फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है कि बिल्कुल, दूसरों के लिए करेंगे तो ही हम अच्छे हैं। तो हम बजाय अपने अंदर ज़िंदगी गुज़ारे, हम बाहर ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देते हैं। जो बिल्कुल। कोडिपेंडेंट इंसान होता है, वो बाहर हुँ, लोगों को खुश करने में, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे बाकी लोग हैं, तो हुँ, उनके अंदर भी वो अपने आप को दूसरे नंबर पे रखता है और बिल्कुल। फर्स्टली जो है दूसरे लोगों को रखता है। वही बात जो आपने बताई ना कि लूज़ विन की डील करने की तरफ जा रहा होता है। उसकी अपनी जो नीड्स हैं, उसकी अपनी जो ज़रूरियात हैं, उनको वो समझता ही कुछ नहीं है, कि वो तो कुछ है ही नहीं। जो बाकियों की नीड्स हैं, बाकियों की वांट्स हैं, चाहे ख्वाहिशें हैं, उनको अपनी ज़रूरियात पे तरजीह देता है। तो दिस इज़ हाउ जो कोडिपेंडेंसी की एक पूरी जर्नी क्रिएट होती है फ्रॉम चाइल्डहुड, किसी भी वजह से हो सकती है। एक तो मैंने वैसे एग्जांपल दी कि जो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड होता है जिसके अंदर साइकियाट्रिक डिजीज़ेज़ का डिसऑर्डर्स का फैमिलीज़ में रिज़ॉल्व कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो उनकी वजह से कोडिपेंडेंसी जन्म ले सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब इसका करना क्या है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो जसपाल साहब, पहले हम बात करते हैं कि इसको मैनेज किस तरह किया जा सकता है। कोडिपेंडेंसी यानी कि जैसे ताल्लुक जो है इसके अंदर एक तरफ से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है इमोशनली, और दूसरी साइड से जो ताल्लुकात का लेन देन है वो उस तरह से तवाज़ुन नहीं रखता, उतना बैलेंस जो है वो नहीं रहता। तो कोडिपेंडेंसी का जो एंटीडोट है वो है इंटरडिपेंडेंस। हुँ, इंटरडिपेंडेंस से मुराद के हम ताल्लुकात को दो तरफ़ा रखें, यानी कि रिलेशनशिप के अंदर जो ट्रैफ़िक है वो टू वे रहनी चाहिए। अगर एक ही इंसान जो है हर लिहाज से इमोशनली अवेलेबल रहता है, इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ से रहती है, और दूसरा इंसान उस चीज़ को रजिस्टर नहीं करता और वो अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने में एफर्ट पुट नहीं करता, तो इससे अदम तवाज़ुन के साथ रिलेशनशिप टॉक्सिक होता चला जाता है।
सो हमें इंटरडिपेंडेंस यानी कि इस चीज़ पे बात करनी होगी कि हम ताल्लुकात को दो हुँ, तरफ़ा रख सकें। और जब ताल्लुकात को दो तरफ़ा रखने की बात आती है, वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, कि चाहे हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम ही कहीं न कहीं दूसरों को ये मैसेज देते हैं कि हमें किस तरह से ट्रीट किया जाए। सो जो कोडिपेंडेंट इंसान है, उसे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग क्या डिज़र्व करता है। हुँ, वो रिलेशनशिप के अंदर वो डिज़र्व करता है कि उसको भी उसी तरह से तवज्जो जो दी जाए, उसी तरह से उसका भी ख़्याल रखा जाए और उसके साथ जो है वो कोऑपरेट किया जाए। हुँ, सो इसके लिए आपको ओपनली कम्युनिकेशन किस के ऊपर करनी होगी। आपको असर्टिवनेस यानी कि इज़्ज़त एहतराम के साथ जो बात है वो आप दूसरे तक पहुँचाएँ, चाहे वो ठीक है, चाहे वो गलत बात है। तो आप अपनी जो भी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं किसी रिलेशनशिप में, तो उसको रिस्पेक्टफुली आप अगले तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब ये एक हम बात करते हैं कि किसी को सच्ची खरी बात कहें, तो बाज़ दफ़ा हम इस चीज़ ये मार्जिन लेना चाहते हैं कि जब हम बात इतनी लॉजिकल कर रहे हैं, बात इतनी सच्ची कर रहे हैं, हुँ, तो हम किसी को जो है डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, रूड हो सकते रूड हैं। हो सकते हैं। सो ये जो हम कहीं न कहीं गुंजाइश निकालते हैं सच्ची बात में से कि हम किसी को प्रोवोक करते हुए बात कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं। चाहे आप जितनी मर्ज़ी मंतक की बात कर रहे हों, हुँ, जितनी भी सच्ची बात हो, आपकी बात के अंदर जितना भी वज़न हो, लेकिन उससे आपको ये राइट नहीं मिलता कि आप सामने वाले के साथ डिसरिस्पेक्ट करें। हुँ, तो आपको इज़्ज़त एहतराम के साथ ही उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। और बिल्कुल। जी। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी और डिज़ीज़ के अंदर भी, तो इसमें भी उसी तरह का एक होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि एक्चुअली व्हाट इज़ कोडिपेंडेंसी। जिस तरह हमने इस सेशन का भी आगाज़ किया कि एक्सप्लेन करते हुए कि असल में जो कोडिपेंडेंसी है क्या, वो असल में बीमारी है क्या, उसमें अलामतें क्या आती हैं और किस तरह वो बनती है। जब ये हम फैमिलीज़ को बताते हैं कि ये बिहेवियर्स कितने डिसेबलिंग हैं, कितने डिसफंक्शनल हैं, तो तब उनकी अवेयरनेस इसके बारे में इंक्रीज़ होती है। सेकंड पार्ट है आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफ़ाई करें कि कहाँ पे क्या उनके एलिमेंट्स हैं, कौन से सिम्पटम्स उनके अंदर आ रहे हैं। हो सकता है कि सब जितने हमने जो एलिमेंट्स गिनवाए कोडिपेंडेंसी के, लो सेल्फ एस्टीम, बाउंड्रीज़ के इश्यूज़, डिपेंडेंसी, एंग्ज़ायटी होना और ये सारी बातों में हो सकता है कि सारी की सारी प्रेज़ेंट ना कर रही हों। कुछ सिम्पटम्स हों जो उनमें हों और कुछ इस तरह के ना हों। तो आइडेंटिफ़िकेशन करना कि कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर उसके अंदर इंटरवेंशन लेके आना, डिस्क्रिपेंसी डेवलप करना, बाउंड्रीज़ क्रिएट करना कि जो काम वो कर रहे हैं, क्या असल में वो उनका कोई फ़ायदा भी उनको मिल रहा है? मतलब वो अपनी तरफ से उनका नज़रिया तो ये है ना कि ये मैं काम करके अपने लव्ड वन को कोई बेहतरी की तरफ लेके जा रहा हूँ, उनको मदद कर रहा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन जब उनको इस सारे कोडिपेंडेंसी का रोल बताया जाता है, तो उनकी डिस्क्रिपेंसी डेवलप होती है। उन्हें पता लगता है कि कितने वो कॉमन सेंस से जो चल रहे थे, वो कितने रॉन्ग थे। हुँ, इसमें ये नहीं जैसे आपने बात की कि हमें रूड होने की ज़रूरत पड़े, हमें कोई अग्रेसिव होने की ज़रूरत पड़े, कोई कह लें कि डिसरिस्पेक्टफुल होने की ज़रूरत पड़े। हमने उनसे तब भी आराम से बात करनी है, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एम्पैथी 3 चीज़ें लेके चलनी है। नॉन जजमेंटल होके बात करनी है, नॉन रिडिक्यूलिंग बिहेवियर के साथ बात करनी है। तो इंटरवेंशन जब बना लें, तो फिर हम रीबिल्डिंग और सपोर्ट की तरफ लेके आते हैं। रिबिल्डिंग का मतलब है कि हम उनकी अपनी जो को-डिपेंडेंट पर्सन है, उनकी अपनी आइडेंटिटी पे काम करते हैं। जो उनके अपने शेम के इश्यूज़ हैं, जो उनकी अपनी लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई भी करते हैं और उनको एड्रेस भी करते हैं कि वेयर डू दे एक्चुअली स्टेम फ्रॉम। इसमें हो सकता है कि किसी पेशेंट को, किसी लव्ड वन को, किसी को-डिपेंडेंट पर्सन को कोई मेडिकेशन की भी हेल्प ज़रूरत हो। जैसे एसएसआरआईज़ हैं, जो जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जो नेगेटिव सेल्फ इमेज के इश्यूज़ होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मेबी कोई इस मेडिकेशन की ज़रूरत हो। हुँ, और आखिर पे जब उन्हें हम आइडेंटिफ़ाई करवा लेते हैं, रीबिल्डिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम वो
सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो को डिपेंडेंट पर्सन का भी कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो उनके अपने लव्ड वन हो सकते हैं, उनके अपनी फैमिली के अदर पर्सन हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, थेरेपिस्ट तो होते ही हैं, लेकिन उनके अलावा भी कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम उनका अपना होना चाहिए, कि जिसमें वो जाके बात कर सकें, वेंट आउट कर सकें और अपनी जर्नी के बारे में कंट्रीब्यूट कर सकें कि आज के दिन मैंने ये सीखा, आज के दिन मैंने ये काम किया, इसमें मुझे मुश्किल आई, इसको मैंने इस तरह मैनेज किया। कि को जो कोडिपेंडेंट होते हैं वो खुशी की ज़िम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं बिल्कुल। कि अगर कोई फैमिली मेंबर किसी को खुश करना है तो शायद ये हुँ, उन्हीं का काम है। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या आप इस तग-ओ-दो में तो नहीं रहते कि लव्ड वन जो है उसको खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी है। हुँ, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि खुशी जो है हर इंसान का इंडिविजुअल मामला है बिल्कुल। और ये डिपेंड करती है कि आप खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या एफ़र्ट्स करते हैं, क्या तग-ओ-दो करते हैं खुशी को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने के लिए। हुँ, और वो तभी आप कर पाते हैं जब आप अपनी ज़िंदगी के मामलात की ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं। तो ज़िम्मेदारियों से ही आपके अंदर फुलफ़िलमेंट की फ़ीलिंग आती है, जो कि लास्टिंग भी होती है, आप खुशी भी उससे एक्सपीरियंस करते हैं। तो दूसरों को खुश करते रहना कि अगर आप ज़िम्मेदारी उठाए रखते हैं, तो आपको हमेशा कहीं न कहीं जब कमी नज़र आएगी और कहीं न कहीं जब आपको लगेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, जिस माइंडसेट से आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी को खुश करना चाहते हैं, वो वैसे नहीं हो रहा, हुँ, तो उससे क्या होगा, उससे फिर आप भी तलख़ी के अंदर जाएँगे। तो बिल्कुल। खुशी जो है ये हम समझने की ज़रूरत है कोडिपेंडेंट को, ये खुशी जो है हर इंसान का इनफ़ादी मामला है। इसके हुँ, साथ-साथ अपनी जो सेल्फ़ केयर है, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो बिल्कुल। अपनी भी इमोशनल हेल्थ को लेके, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को हुँ, लेके सीरियस हों। वो समझे कि उनकी नींद जो है वो हुँ, कितनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, वही उनकी 5 वाइटल वाइटल बिहेवियर्स जो हैं। जी, जी। सो डाइटरी हैबिट्स जो हैं उसके ऊपर हुँ, थोड़ा-सा ध्यान दें। क्या वॉक एंड एक्सरसाइज़ की कोई रूटीन उनकी है कि नहीं हुँ, है? सपोर्ट नेटवर्क की जैसे आपने बात हुँ, की, रिलेशनशिप्स, तो क्या वो उनकी तरफ ध्यान देते हैं कि नहीं हुँ, देते? इसी तरह से जो है शेयरिंग की जो अभी बात की कि वो चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल। सो ये जो वाइटल बिहेवियर हैं जिसमें नींद बहुत अहम एक चीज़ है कि हुँ, नींद का पूरा होना, कि जब नींद किसी इंसान की पूरी रहती है, तो जो उसका जो डिवाइन गाइडेंस जिस ब्रेन में आती, माइंड के हिस्से में आती है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, हुँ, तो वहाँ पे एक्टिवेशन बढ़ती है। तो जितनी ज़्यादा उसकी एक्टिवेशन होगी उतना ज़्यादा आप सोच विचार कर पाते हैं। आप अपने अंदर जो भी जिस भी एरिया में अपने आप को स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं, आप उससे कोप करना सीखते हैं। तो बिल्कुल। सेल्फ केयर एंड इंटरडिपेंडेंस जो है, ये बुनियादी तौर पे एंटीडोट है कोडिपेंडेंसी का, हुँ, कि आप अपनी ज़ात को भी अहम जानें और उसके जब अपने आप पे आप काम कर रहे हों, फिर साथ ही साथ अपने ताल्लुकात पे काम करें। क्योंकि हुँ, ह्यूमन बीइंग्स जो है एक दूसरे की सपोर्ट के बिना नहीं रह सकते। हम सभी इंसानों को जहाँ-जहाँ पे भी हम वल्नरेबल हैं, जहाँ-जहाँ पे भी हमें एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है, उसको मान लेना चाहिए। बजाय हम खुद ही इगोइस्टिक होते हुए किसी से मदद ना लें और हुँ, अपने मसले से खुद ही मुसलसल लड़ते रहें, बिल्कुल। तो हमें हेल्प जो है वो लेनी चाहिए। हुँ, बल्कि बड़ा बंदा तो वही होता है जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ भई, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। इट ही इज़ द वाइज़ेस्ट वन। आज का टॉपिक हम ख़त्म करेंगे इस बात पे कि जिस तरह बाकी की डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जैसे एडिक्शन का है, साइकियाट्रिक बाकी डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर एक रिलैप्स का खदशा होता है। इसी तरह एक कोडिपेंडेंट पर्सन के अंदर भी रिलैप्स का खदशा ज़रूर होता है। वंस दे हैव लर्न्ड ऑल अबाउट इट और उन्होंने मेंटेन भी कर लिया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कभी ना कभी वो अपने पैटर्न्स पे दोबारा रिटर्न कर जाएँ। जो पुराने उनके तरीके थे, तौर तरीके थे, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो वो समझें कि अब तो पुराने तरीकों पे ही लेके जाने की बात है। वापस जाने की ही ज़रूरत है। इनमें उन्हें ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि किस तरह वो रिलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि जो कोडिपेंडेंसी का रिलैप्स होता है वो काफ़ी सटली क्रीप इन कर रहा होता है। उसमें उन्हें ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है कि अगर वो सिर्फ़ रिजेक्शन से बचने के लिए हाँ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं विदाउट बीइंग आस्क्ड, मतलब किसी ने उनसे पूछा भी नहीं, किसी ने उनसे हेल्प मांगी भी नहीं, लेकिन फिर भी वो बढ़ चढ़ के आगे खुद अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ के दोबारा से उनकी हेल्प करने के पीछे पड़ गए हैं। या फिर आप उनकी एंग्जाइटी अपनी एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, उन पे लव निछावर कर रहे हैं, तो ये हुँ, भी एक रिलैप्स की तरफ लेके जा सकती है इस तरह की सिचुएशन। और इसी तरह
जब आप फुल ड्रेन्ड हैं, मतलब आपकी अपनी रूटीन इतनी हो गई है, हेक्टिक हो गई है, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ़ के अंदर किसी दूसरे की कोई ना कोई एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरे की हेल्प मैंने करनी करनी है। मेरी अपनी लाइफ़ चाहे जितनी मर्ज़ी हेक्टिक है, रूटीन जितनी मर्ज़ी हेक्टिक है, उसको साइड पे रखते हुए अगले पर्सन की जो ज़रूरियात हैं, जो उसकी ख्वाहिशें हैं, उन पे आप काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ जो कोडिपेंडेंसी का है रिलैप्स वो वापस आ सकता है। क्योंकि पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुँ, हैं कोडिपेंडेंसी के अंदर। जैसे हमने बताया कि इसकी रूट्स जो हैं बचपन में होती हैं या मल्टी जनरेशन, ये एक फिनोमेना है जो बिल्कुल। कोडिपेंडेंसी है, तो काफ़ी ज़्यादा इनग्रेन्ड होती हैं हम में। हुँ, तो उन पैटर्न्स पे वापसी जाने के चांसेस तो रहते हैं। तो हमें जो है कॉन्शियसली एफर्ट पहले पुट करनी होती हैं, हुँ, आइडेंटिफिकेशन करके, फिर नए पैटर्न्स को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करके, और जब आहिस्ता-आहिस्ता हम उन पैटर्न्स को फ़ॉलो करते हैं तो इवेंचुअली हमें रिज़ल्ट आता है, हम देखते हैं कि हम खुद अपनी ज़ात में हम बहुत हल्का महसूस करते हैं। बिल्कुल। और जब हम हल्का महसूस करते हैं तो फिर वही हमारा बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। हुँ, सो आइडेंटिफिकेशन करना, दूसरों को अहम जानना, जानने से साथ-साथ अपने आप को अहम जानना, और जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है वहाँ पे अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए अप्रोच करना दूसरों को कि वो आपकी हेल्प जो है वो करें। और इस चीज़ में बिल्कुल भी शेम महसूस ना करना कि लोगों के सामने मैं वीक परसीव किया जाऊँगा या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हुँ। तो आज का टॉपिक हम इधर ही ख़त्म करते हैं। होपफुली जो ऑडियंस हमारा शो देख रही थी, उन्हें आज के शो का से जो समझ है, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, उसकी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हम तक ज़रूर पहुंचाया करें थ्रू आवर कमेंट सेक्शन। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलवेज़ ऑन, ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर क्वेश्चंस, ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर कॉल्स, वीडियो मैसेजेस। तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो हम उन क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए इधर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।